आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको है ना 3 परख नलियाँ दी गई हैं या फिर 3 बोतल है हमारे पास, जिसके अंदर एक के अंदर है अम्ल, एक के अंदर है क्षार और एक के अंदर है लवण। लेकिन हमको पता नहीं है कि अम्ल किस में है, क्षार किस में है और लवण किस में है। तो हमको चेक करके बताना है कि आखिर हम कैसे पहचान करें। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक लिटमस पेपर ले रहे हैं और लिटमस पेपर हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो सपोज़ करो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लिटमस पेपर लिया वो रेड लिया, मतलब लाल कलर का लिटमस पेपर लिया। और आप सब जानते हो लिटमस पेपर क्यों लिया, क्योंकि यही तो हमको पहचान करके बताएगा ना कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो हमने लाल लिटमस पेपर लिया तो हम तुरंत क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई किसी एक में तो अम्ल है, किसी एक में क्षार है और किसी एक में लवण है। अगर मैं लिटमस पेपर किसी बोतल में डालूं और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लवण हो सकता है, क्योंकि भाई लवण तो कुछ नहीं करता ना। जो चेंज करता है वो या तो अम्ल करते हैं या फिर क्षार करते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर मेरा लिटमस पेपर रेड कलर का रेड ही रहा तो हो सकता है कि वो लवण होगा। लेकिन फिर मैंने ये भी तो सोचा कि मैंने अनिल याद किया है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल बनाते हैं, मतलब अम्ल का काम होता है नीले को लाल कर देना। अब मैं डाल ही लाल रहा हूँ। सपोज करो अगर ये लिटमस पेपर मैंने अम्ल में डाला हो, पता नहीं है कौन सा है, लेकिन सपोज करो अगर मैंने इस लाल लिटमस पेपर को मान लो अम्ल में डाला हो, तो अम्ल क्या कहता है कि भाई हम तो लाल करने का काम करते हैं और पहले ही आपने उसको लाल वाला हमारे में डाला है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? क्या नहीं पड़ने वाला। तो इस लाल लिटमस पेपर पे केवल तब फर्क पड़ेगा जब अपन इस लाल लिटमस पेपर को कहाँ डालेंगे, क्षार वाले विलेन में डालेंगे। क्यों? क्योंकि क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस लाल लिटमस पेपर को इन तीनों परख नलियों में डालेंगे। जिस भी परख नली में डालने पर ये लाल लिटमस पेपर नीले कलर का बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अरे कि लाल बन गया नीला। और लाल को नीला बनाने का काम तो कौन करता है, क्षार करता है। तो 100% उस परख नली के अंदर क्या भरा हुआ होना चाहिए, क्षार बना होना चाहिए। सपोज करो हमने तीनों में बारी बारी करके इस लाल लिटमस पेपर को डाला और इस तीसरे वाली के अंदर जो ये लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि अरे लाल नीला हो गया तीसरी वाली में, मतलब तीसरी वाली के अंदर है क्षार। तो हमको एक तो मालूम चल गया ना कि क्षार किसके अंदर है। हम इस बोतल को कर लेंगे अलग। अब हमारे पास रह गई हैं केवल 2 बॉटल्स। अब ध्यान रखना 2 बॉटल्स रह गई, लेकिन अब हमारे पास जो लिटमस पेपर है ना वो लाल नहीं रहा, अब वो नीला बन गया है। क्योंकि लाल डालने के बाद उसमें नीला हो गया ना, तो अब हमारे पास हमारे हाथ में नीला लिटमस पेपर है। अब हमको ये भी पता है कि एक में लवण है और एक में क्या है, अम्ल है। हमने बोला कि अरे नीला लिटमस पेपर है, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। तो बारी बारी इसके अंदर डालेंगे, जिस भी परख नली के अंदर ये नीला वाला क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा, तो उस परख नली के अंदर क्या रखा हुआ होगा, अम्ल रखा होगा। तो हमने बारी बारी इन दोनों में डाला। हम सपोज करते हैं कि पहली वाली के अंदर ये दोबारा लाल हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, अम्ल, और बची हुई इस दूसरी परख नली के अंदर क्या बन जाने वाला है, लवण बन जाने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था लाल लिटमस पेपर लेकर। आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर इस क्वेश्चन को हम नीला लिटमस पेपर से स्टार्ट करते तो हम कैसे इसका आंसर करते। तो आप आंसर कैसे भी लिख सकते हो, हमारे नोट्स में लाल वाले से लिखा हुआ है, तो आप लाल वाला याद कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हमको आखिर मालूम चलेगा कि आखिर क्या डिफरेंस होता है एक क्षारक और क्षार के अंदर। इतने दिनों से तो हम बात कर रहे थे ना अम्ल और क्षार की, कभी हमने क्षारक वर्ड यूज़ नहीं किया। तो अब देखते हैं कि आखिर क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस होता है। तो देखना, जो क्षार होते हैं ना वो एक तरीके के, जो क्षारक होता है ना इसका टाइप ही होता है। समझ में आ रहा है? जो क्षार है वो किसका टाइप है, क्षारक का एक प्रकार का क्या है, टाइप है। जैसे हमने बताया था आपको कि अम्ल की क्रिया अगर अपन क्षार से करा देते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्षार वर्ड यूज़ नहीं करूँ ना, उसकी जगह पे मैं क्षारक भी यूज़ करूँ तो भी सही है। क्यों? क्योंकि जो क्षार है वो एक प्रकार का टाइप ही तो है, किसका, क्षारक का टाइप है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि अम्ल की क्रिया अगर क्षारक से कराते हैं तब भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्योंकि क्षारक के अंदर ही तो कौन आ गया, क्षारक के अंदर ही कौन आ गया, क्षार आ गया। इतनी बात मालूम चली। अब मेजर डिफरेंस बताओ ना, मेजर डिफरेंस क्या है। तो सुनना, क्षारक के वही गुण होते हैं जो क्षार के होते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि क्षार क्या है, इसका प्रकार ही तो है।
अब भाई क्षारक के क्या गुण हो सकते हैं? स्पर्श करने पे चिकना लगेगा, ये भी क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रबल संचारक होते हैं, तो ये सारे गुण होते हैं क्षारक के। अब क्या डिफरेंस है? जो क्षारक होते हैं ना, इन क्षारक को अगर अपन जल में मिला दें, किसमें मिला दें? क्षारकों को जल में मिला दें, तो है ना, कुछ क्षारक तो ऐसे होते हैं जो जल में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं मिल पाते। ध्यान रखना, कुछ क्षारक तो ऐसे होते हैं जो जल में मिल जाते हैं, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं मिल पाते। तो अब जो वो वाले क्षारक है ना, जो जल में मिल जा रहे हैं, उनको ही हमने अलग से नाम दे दिया, क्या? क्षार। तो ध्यान रखना, वो वाले क्षारक जिनको जल में डालने पर वो जल में मिल जाते हैं, फिर उन वाले क्षारक को हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? क्षार बोलना चाहिए। लेकिन एक ऐसे क्षारक जो जल में डालने पर घुलते ही नहीं है, जल में जाने पर मिलते ही नहीं है, तो फिर उनको हम क्षार नहीं कह सकते। तो ध्यान रहेगा। तो अभी हमने पीछे वाली क्लास के अंदर, सॉरी, पीछे वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि क्षार को जब हम जल में डालते हैं तो OH माइनस आयन उत्पन्न होते हैं, पढ़ा था ना। इसका मतलब तो ये है ना कि ये जल में जाकर घुल रहा है, तभी तो जाकर हमको कौन से वाले आयन मिले हैं? OH माइनस आयन मिले हैं। तो जैसे मैंने NaOH का एग्जाम्पल पढ़ा था कि पानी में डालने पर OH माइनस मिल जाता है, मतलब ये आयन मिला, मतलब ये पानी में घुल गया, और पानी में घुलने वाले क्षारक को ही तो क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो NaOH क्षारक तो था, लेकिन इसको मैंने क्षार क्यों बोल दिया? क्योंकि तभी बोला ना सर, क्योंकि ये पानी में मिल गया, और जो पानी में घुल जाते हैं तो ऐसे वाले क्षारक को फिर क्षार कह देते हैं, इसलिए NaOH को अपन ने क्षार बोल दिया। और तुम ये मत समझना कि जिनके भी पीछे OH आता है उनको ही क्षार बोलते हैं, नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे CuO लिखूँ, जब भी किसी के पीछे ऑक्साइड O आता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, मैंने यहाँ पे ZnO लिखा, ये जिंक ऑक्साइड है, तो पता है ये भी एक प्रकार के ना क्षारक होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक। लेकिन मैंने इनको क्षार नहीं बोला। क्षार क्यों नहीं बोला? क्योंकि ना ये जल में ज़्यादा विलय नहीं होते हैं, जल में ज़्यादा घुलते नहीं हैं। तो जल में नहीं घुलते हैं तो उनको क्षार तो ना बोलना चाहिए, क्षार तो उनको बोलना चाहिए जो जल में घुल जाते हैं। लेकिन ये क्षारक है, क्षारक अर्थात ये भी सुचालक होते हैं, ये भी प्रबल संचारक होते हैं, चिकने होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर क्षार क्या होते हैं? क्षारक का ही तो प्रकार क्षार होता है, बस वो वाला है सर जो जल में क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सारे क्षार होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्षारक है, मैंने लिखे 5 क्षारक, A B C D और E। मैंने बोला जो A और B है ना, ये जल में मिल जाते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? अरे सर A और B जल में मिल जाते हैं, मतलब है ना ये क्षार हैं। और C D E जल में नहीं मिलते, तो क्या आप इसको क्षार बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो तुमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में ये 5 आपने क्षारक बताए थे, जिसमें से 2 को हमने क्षार कह दिया, तो क्या सारे क्षार क्षारक के ही नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं कि समस्त क्षार क्षारक तो होते हैं, लेकिन सारे क्षारक, ये CDE, इनको आप क्या नहीं कह सकते हो? क्षार नहीं कह सकते हो। तो समस्त क्षारक क्षार नहीं होते। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ना। हमने क्या बोला कि सारे क्षार तो क्या बन सकते हैं? क्षारक, क्योंकि प्रकार ही तो है ये इसका। लेकिन सारे क्षारक क्या नहीं बन सकते? क्षार। ये CDE कहाँ बनेंगे क्षार? मैंने तो बोला जल में नहीं मिल रहे हैं, तो सारे क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सारे क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब आगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि सूचक किसे कहते हैं। तो देखते हैं सूचक क्या होते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है सूचना देने वाले को ही क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। अब किस चीज़ की सूचना देने वाले हैं ये हमको बताएंगे कि कौन सा विलयन तो अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। तो जितनी भी चीज़ें हमको ये बता देती हैं कि विलयन अम्लीय है कि विलयन क्षारीय है, तो उन बताने वाली चीज़ों को ही क्या कहना चाहिए? हमको सूचक कहना चाहिए। अब ये सूचक है ना, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सूचक होता है प्राकृतिक। नाम से मालूम चल रहा है कि ऐसी बताने वाली चीज़ें अम्ल और क्षार के बारे में जो हमको प्रकृति से मिलती हैं, उनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अगला आ जाएगा कृत्रिम सूचक, कि मानव के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ें जो हमको बता देती हैं कि कोई विलयन अम्लीय है कि कोई विलयन क्षारीय है, तो उनको बोलेंगे कृत्रिम, मानव के द्वारा बनाई हुई। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलती है। और अगला होता है गंधीय सूचक,
कि इसके अंदर वो सारे पदार्थ आते हैं जो हमको क्या करेंगे, स्मेल चेंज करके बता देंगे। क्या होगा, अगर मान लो मैं ए पदार्थ को डालूं अम्ल या क्षार के अंदर, तो इनकी ना स्मेल बदल जाएगी। फिर बदली हुई स्मेल से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो पदार्थ अम्ल था कि क्षार था। ध्यान रहेगा, 3 प्रकार के प्राकृतिक, प्रकृति से मिलने वाले, कृत्रिम मानव ने बनाए हैं, गंधीय वाले ऐसे सूचक जो हमको गंध के द्वारा बता देते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि कोई पदार्थ क्षारीय है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो जो लिटमस पेपर है ना, वो प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। लिटमस पेपर हमने पढ़ा है ना, बताते हैं अम्ल और क्षार। अब तुम सोच रहे होगे कि लिटमस पेपर तो कागज है, और कागज बनाया है किसने, मानव ने, तो ये फिर प्राकृतिक सूचक कैसे हो गया। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक सूचक क्यों है, जो लिटमस पेपर होता है ना, उसके अंदर हम कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला, तो कलर्स यूज़ कर रहे हैं ना। अब ये कलर्स लिटमस पेपर में यूज़ होते हैं ना, ये सिंपल कलर्स नहीं होते हैं, कुछ खास बात होती है इनकी कलर की। क्या खास बात होती है, जो ध्यान रखना, जो बहुत सारे पौधे होते हैं ना, इनको ना समूह में बांटा जाता है। 9th क्लास में चैप्टर था, लेकिन कम कोर्स होने की वजह से वो हट गया। तो उसमें एक आप चीज़ पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा समूह किसे कहते हैं। यहाँ पे एक थैलोफाइटा समूह है। इन थैलोफाइटा समूह के अंदर उन पौधों को रखा जाता है जिन पौधों के, है ना, आप जड़ों को, उनके तनों को और उनके पत्तियों को अलग अलग पहचान नहीं पाते हो। हाँ, वो कुछ इस टाइप के पौधे होंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसकी जड़ को पहचानो, इसके तने को पहचानो, इसकी पत्ती को पहचानो, तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो ऐसे पौधों को रखा जाता है थैलोफाइटा समूह के अंदर। अब इसी समूह के अंदर एक पौधा है जिसका नाम होता है लाइकेन। क्या नाम होता है, लाइकेन। तो इस लाइकेन पौधों के जो फूल होते हैं, उन फ्लावर्स से जो कलर्स निकाले जाते हैं, उन कलर्स से बनाया जाता है क्या, लिटमस पेपर। तो जो वो रेड और ब्लू कलर है ना, तो वो कहाँ से हमको कलर मिला है, लाइकेन के पौधे से मिला है। अब 2 प्रकार के बन गए। अब आप तो वो जानते ही हो कि कैसे इनको बताएंगे अम्ल की क्षार है। अनिल से बताना पड़ेगा कि सर जो नीला लिटमस पेपर होगा, अगर वो लाल हो जाता है तो मतलब आपने अम्ल डाला है, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये तो हमने बहुत एक्सप्लेन किया है। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक सूचक 1 पढ़ लिया। अगला प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। हाँ, हल्दी के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि कोई पदार्थ क्षारीय है। कैसे बताएंगे, देखो, हल्दी का मतलब होता है कि इसका कलर होता है हल्दी, हल्दी कलर, या फिर आप इसको पीला कलर भी कह सकते हो। सही है। अब मान के चलो, आप कैसे पहचान करोगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। आपने क्या किया, आपके पास एक विलयन है और एक दूसरा विलयन ये है। एक के अंदर हमने बोला कि इसके अंदर अम्ल है, अब भी हमको पता है इसके अंदर अम्ल है, और अभी हमको पता है इसके अंदर क्षार है। जब भी अपन हल्दी को अम्ल के अंदर डालते हैं ना, तो हल्दी का कलर नहीं बदलता, पीला का पीला ही बना रहता है। ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में, हल्दी को अम्ल में डालते हैं तो हल्दी का कलर नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही हल्दी को क्षार में डाला जाता है ना, तो जो ये हल्दी कलर या फिर ये पीला कलर है ना, ये लाल बन जाता है। कैसा बन जाता है, लाल। तो ध्यान रखना, हल्दी जैसे ही क्षार में गिरेगी उसका कलर लाल बन जाएगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में अम्ल है एक में क्षार है, लेकिन नहीं पता किस में तो अम्ल है और किस में क्षार है। मैंने क्या किया, हल्दी को उठाया और मैंने क्या किया, इसको पहले वाले के अंदर डाला। मैंने जैसे ही हल्दी को पहले वाले के अंदर डाला, मैंने क्या देखा, हल्दी का कलर लाल हो गया। तो तुम क्या बोलोगे, अरे हल्दी का कलर लाल हो गया, मतलब 100% इसके अंदर क्या होने वाला है, क्षार होने वाला है, क्योंकि क्षार ही तो कलर क्या कर देते हैं, लाल, और बचा हुआ क्या बन जाने वाला है, अम्ल बन जाने वाला है। तो ध्यान रखना, हल्दी भी प्रकृति से मिलती है। हल्दी को अगर अम्ल में डालोगे तो हल्दी का कलर नहीं बदलेगा, हल्दी को क्षार में डालोगे तो कलर कैसा बन जाने वाला है, लाल कलर बन जाने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिए क्या, प्राकृतिक सूचक। कुछ प्राकृतिक सूचक और होते हैं जिनको आपको सीधे नाम याद करने हैं। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाल पत्ता गोभी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेजिया, यहाँ पे लिखा हुआ है जेरानियम, यहाँ पे लिखा हुआ है पेटूनियम। ये सारे ना पौधों के प्रकार हैं। इन पौधों के फूलों से भी जो कलर्स मिलते हैं ना, वो कलर्स भी किसकी तरह काम में आते हैं, सूचक की तरह काम में आते हैं। कैसे काम में आएंगे, मान लो कोई भी रैंडमली आपने 2 कलर ले लिए, वो 2 कलर आपने डाला। सपोज करो आपने अम्ल में डाला तो कोई कलर बन जाएगा, क्षार में डालेंगे तो कुछ और कलर बन जाएगा। तो अब वो हम याद थोड़ा करेंगे कि भाई लाल पत्ता गोभी कैसे काम करती है ना, पेटूनियम कैसे काम करता है। मतलब इनके रंग से भी अपन क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को मालूम कर सकते हैं। तो ये आपको नाम याद करने हैं। जो मेनली 2 हैं वो तो हमने पढ़ लिए, लिटमस और हल्दी। अब हमको पढ़ने हैं कौन से सूचक, कृत्रिम सूचक। तो देखते हैं क्या होते हैं कृत्रिम सूचक, है ना। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए ऐसे सूचक या फिर ऐसे पदार्थ जो हमको बता देंगे कि प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है। तो उसमें से सबसे पहले हमको जो पढ़ना है उसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या नाम है, फिनोफ्थलीन।
फिनोल्फ्थालीन एक प्रकार का केमिकल है। अब केमिकल है तो ऑब्वियसली सी बात है मानव ने लैब में बनाया होगा, है ना, तो कृत्रिम की तरह पढ़ना पड़ेगा। जो फिनोल्फ्थालीन होता है ना, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है और ये ना कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब क्या होता है कि इसका कोई कलर नहीं होता। ध्यान रहेगा, फिनोल्फ्थालीन एक ऐसा लिक्विड है, केमिकल है, जिसका कोई कलर नहीं होता। अब फिनोल्फ्थालीन भी हमको बताएगा कि कोई पदार्थ अम्ल है कि कोई क्षार है। कैसे मालूम चलेगा? अगर मान लो, अगर हम किसी अम्ल के अंदर इस फिनोल्फ्थालीन को डाल दें, क्या करें, अगर हम क्या करें, मान लो हमारे पास फिनोल्फ्थालीन है इधर और मैंने क्या किया, एक मेरे पास परख नली में अम्ल है, मैंने यहाँ से थोड़े से अम्ल को उठाया और मैंने इसको डाल दिया कहाँ पर, मेरे फिनोल्फ्थालीन के अंदर, ये चेक करने के लिए कि भाई ये अम्ल है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आप इसके अंदर किसी पदार्थ को डालो और इसका कलर वही कलरलेस रहे, है ना, कोई प्रभाव पड़े ही नहीं, मतलब डाली गई चीज़ क्या हो जाएगी, अम्ल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अम्ल को डालने पर फिनोल्फ्थालीन के कलर में कोई चेंज नहीं आता, ये कलरलेस ही बनी रहती है। लेकिन अगर मैं फिनोल्फ्थालीन के अंदर क्षार डाल दूँ, लेकिन मैं फिनोल्फ्थालीन के अंदर क्या डाल दूं, अगर क्षार डाल दूं, तो क्षार डालने पर क्या हो जाएगा, जो ये कलरलेस था ना हमारा फिनोल्फ्थालीन, अब इसका कलर कैसा बन जाएगा, गुलाबी कलर का बन जाएगा। तो ध्यान रखना, क्षार डालने पर जो ये कलरलेस था हमारा फिनोल्फ्थालीन, इसका कलर क्या बन जाने वाला है, गुलाबी। लेकिन अम्ल डालोगे तो इसका कलर क्या रहने वाला है, कलरलेस ही लेने वाला है। तो हम चेक करते हैं, एक परख नली ए है, एक परख नली बी है। इतना पता है कि एक के अंदर अम्ल है, एक के अंदर क्षार है, पहचान करो फिनोल्फ्थालीन से। तो क्या करोगे, सर एक पात्र में ले लीजिए फिनोल्फ्थालीन। मैंने कहा ठीक है, कहा एक एक करके, है ना, इस ए में से भी कुछ यहाँ पे डालो, बी में से भी डालो। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, पहले ए में से डालते हैं। जैसे ही अपन ने ए में से निकाल कर इसके अंदर डाला फिनोल्फ्थालीन के अंदर, तो हमने देखा कि जो इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन भरा पड़ा है उसका कलर बदला ही नहीं। तो तुम क्या बोलोगे कि फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज हुआ ही नहीं ए को डालने पर, मतलब 100% ए क्या होना चाहिए, अम्ल, क्योंकि अम्ल को डालने पर कलर चेंज नहीं होता। फिर मैंने बोला अच्छा बचा हुआ मतलब क्षार है, सिद्ध करके बताओ। तुमने कहा सर ये क्षार है ना, तब सिद्ध हो जाएगा जब इस बी को डालने पर इस फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या बन जाने वाला है, गुलाबी, और ये कलर गुलाबी बन भी गया। तो अब क्या कहोगे कि जो ये बी है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक क्षार की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, फिनोल्फ्थालीन के अंदर क्या होगा, अम्ल डालोगे तो कलर नहीं बदलेगा, वो कलर लेस ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्या डाल देंगे, क्षार, तो कलर क्या बन जाने वाला है, कलर बन जाएगा गुलाबी। तो हमने एक पढ़ लिया फिनोल्फ्थालीन। एक और कृत्रिम सूचक होता है, उस कृत्रिम सूचक का नाम होता है मेथिल ऑरेंज। ये भी एक केमिकल है जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। अब ना ये मेथिल ऑरेंज कलरलेस नहीं है, नाम से ही मालूम चल रहा है इसका कलर कैसा है, ऑरेंज है। अब इसको कैसे याद किया जाए, देखो तो इसके लिए एक ट्रिक बताई जा रही है आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे माई एप्पल, ये मेथिल ऑरेंज के लिए बता रहे हैं याद करने की ट्रिक। क्या है, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। क्या कि जो मेरा सेब है वो तो लाल रंग का है और जो मेरा बनाना है वो कैसे रंग का है, येलो कलर का है। तो इतना तो आपको मालूम होगा ना कि जो अपने क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, उनको अपन अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। और जो अपने क्षार होते हैं उनको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस, बी से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होता है, अब अगर मेथिल ऑरेंज के अंदर अपन किसको डालें, ए फॉर अम्ल को डालें, एसिड को डालें, तो कलर लाल हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज के अंदर अगर अपन बनाना मतलब बेस, क्षार को डालें, तो कलर क्या बन जाने वाला है, लाल। तो याद करने का तरीका, एम का मतलब होता है कि आप मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हो। ए का मतलब अगर इसमें अम्ल डालेंगे, एसिड डालेंगे तो लाल कलर देगा। बनाना का मतलब है कि मेथिल ऑरेंज में अगर बेस, क्षार डालोगे तो कलर क्या देगा, पीला। ध्यान रखना, मेथिल ऑरेंज में अम्ल डालोगे तो कलर बन जाएगा लाल, लेकिन क्षार डालोगे तो कलर क्या बन जाएगा, पीला। और हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा अम्ल था और कौन सा लाल था। तो ये हमने पढ़ लिए क्या, ये हमने पढ़ लिए कृत्रिम सूचक। ध्यान रखना, पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, फिनोल्फ्थालीन पढ़ा था, कलर लेस होता है, अम्ल डालोगे कलर लेस ही रहेगा, क्षार डालोगे गुलाबी बन जाएगा। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला पढ़ा मेथिल ऑरेंज, इसके अंदर अम्ल डालोगे तो कलर क्या बन जाएगा, लाल, और इसके अंदर क्या डालोगे, क्षार डालोगे तो कलर क्या बन जाएगा, येलो। याद करने का तरीका बताया है, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। अंतर आएगा, याद करना है, आपको कंफ्यूज करेगा तो अच्छे से याद करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक। अब हम पढ़ रहे हैं गंधीय सूचक, है ना, कि जो हमको स्मेल से मालूम चलेगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो हम तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक है लौंग का तेल, एक है प्याज का रस,
एक है वनीला एसेंस। इन तीनों का आपको क्या बनाना है, विलेन बनाना है। जब आप लौंग के तेल को लोगे तो उसकी कुछ ना कुछ स्मेल तो होगी, प्याज का रस बनाओगे तो कुछ ना कुछ स्मेल तो आएगी। ऐसी वनीला एसेंस होता है, इसकी भी कुछ ना कुछ स्मेल होती है। कैसे पहचान करेंगे इनके द्वारा अम्ल की क्षार है, अगर इन तीनों को अगर अपन अम्ल में डाल दें, किस में डाल दें, अम्ल में डाल दें, तो अम्ल में डालने पर इनकी खुशबू, इनकी गंध वैसी की वैसी बनी रहती है जैसे वो थी। तो ध्यान रखना, अगर आप इसको अम्ल या क्षार में से किसी एक में डालो और इसकी खुशबू वैसी की वैसी बनी रहे, मतलब आपने इसको अम्ल में डाला है। लेकिन जैसे इन तीनों को हम क्या करते हैं, क्षार में डाल देते हैं ना, तो इसकी स्मेल ही गायब हो जाती है। समझ में आ रहा है, इन तीनों की जो स्मेल होगी ना वही गायब हो जाएगी। तो आप समझ जाना कि अब आपने इसको किस में डाला है, क्षार में डाला है। ठीक है, तो अम्ल में डालोगे तो इनकी स्मेल वैसी रहने वाली है, लेकिन क्षार में डालने पर स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये भी बता रहे हैं कि अम्ल कौन होता है और क्षार कौन होता है। तो ये हमने पढ़ लिए सारे सूचक। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वत्रिक सूचक हमको तब ज़्यादा एक्सप्लेन होगा अच्छे से जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे ना। तो जब अपन पीएच स्केल वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तब ध्यान रखना है सार्वत्रिक सूचक को अपन दोबारा से पढ़ेंगे ना, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी इन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, बाकी बड़े टॉपिक है, तो अच्छे से नोट्स बनाना और इसको याद करते रहना।